हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 1 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद MCQs, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, उन सब क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो हम कहाँ से उठाते हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं, या फिर जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम उठाते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं आज की इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, यूपीएससी जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे अगर हम कहें तो क्या बोलेंगे? संघ लोक सेवा आयोग। तो अब इनका नया अध्यक्ष चुन लिया गया है और इन्होंने अपना पदभार भी संभाल लिया है आज से ही। ठीक है, आज संभाल लेंगे ये अपना पदभार 1 अगस्त से। आईपीईएफ ने भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना है। आईपीईएफ क्या है और इसके बारे में हम बातें कवर करेंगे, किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए क्षेत्रीय सहयोग में किस प्रकार से हमें वृद्धि मिलने की संभावना है, क्योंकि भारत इसका क्या है, अभी उपाध्यक्ष बन चुका है। ठीक है, आयुष्मान भारत परियोजना के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित धोखाधड़ी मामले में ईडी अभी जांच कर रही है। ईडी जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, जहां पर ईडी का कार्य शुरू हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो एक बहुत बड़ा मामला है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आयुष्मान भारत परियोजना क्या है, ये कब शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, वो सारी की सारी बातें हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए, अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन टू टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ऑन अगस्त 1, यानी कि आज 1 अगस्त है और आज 1 अगस्त से पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रही प्रीति सूदन यूपीएससी का पदभार संभालेंगी। और किस रूप में? ये यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में पदभार संभालने वाली हैं। इनसे पहले यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे? मनोज सोनी। शी विल टेक ओवर फ्रॉम मनोज सोनी who resigned a few days ago due to personal reasons। मनोज सोनी का ये स्थान लेंगी जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने व्यक्तिगत कारणों के चलते यूपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जब हम बात करते हैं इस यूपीएससी का जो संवैधानिक रूप से क्या आप कह सकते हैं प्रावधान है, तो कौन से आर्टिकल में आपको ये मिलेगा? आर्टिकल 316, जो कि इसमें मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, सचिव प्रीति सूदन आज से ही संविधान के अनुच्छेद 316 ए के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभालने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो सूचना है वो एक सरकारी अधिकारी के द्वारा बताई गई है और ये हमने कहाँ से देखा है? द हिंदू न्यूज़पेपर से। जो सूदन हैं वो वर्तमान में इस यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी हैं, लेकिन अभी वो थोड़ी सी क्या है, प्रमोशन की तरफ बढ़ी हैं। अब उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है, आज से उन्होंने ये कार्यभार भी संभाल लेना है। तो चलिए,
यहाँ पर आप फोटो भी देख लीजिए एक, और एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम बातचीत करेंगे, तो जल्दी जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा की गई थी? तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा आंसर इसमें आएगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1919 भारत सरकार अधिनियम, तो आपने बहुत ही अच्छा ये जवाब दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये उस समय पारित किया गया था जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इस अधिनियम को एक और नाम दिया जाता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोल दिया जाता है। इसे कई बार आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के पारित होने के समय जो मॉन्टेग्यू है वो क्या थे, वो भारत के सचिव थे जो वहां इंग्लैंड में बैठा करते थे, और चेम्सफोर्ड नाम का जो व्यक्ति था वो हमारे भारत में वायसराय बनकर आया हुआ था। इस अधिनियम का जो दावा क्या था उस समय ये किया गया था कि उत्तरदायी शासन की प्रगति इसमें देखी गई, तो ये उन्होंने दावा किया था। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और इसी अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, और इसे आप कहेंगे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है वो बना। कब बना, ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी जिसे हम बोल देते हैं, यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। अगर आपने लिखा होगा 1 अक्टूबर 1926, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 में ली आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है, ली कमीशन का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, है ना, ली कमीशन। उसी ली कमीशन की जो सिफारिशें थी, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। जब हम बात करें इस यूपीएससी के उसके क्या बोलते हैं ऑफिस की, यानी कि मुख्यालय की बात करें, तो क्या आप लिखेंगे, तो आपको लिख देना है धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली। धौलपुर हाउस, न्यू दिल्ली, ये क्या है, ये मुख्यालय बना हुआ है यूपीएससी का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, एक आईएएस यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने वाले संस्थान के बेसमेंट में पानी फिल हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। वो सपने अधूरे रह गए, और इसकी न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो जब हम बात करते हैं इस आयोग की स्थापना के बारे में, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। जब इस आयोग की स्थापना की गई थी, उस आयोग की शुरुआत में अध्यक्ष को मिलाकर इसमें कुल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और बाकी 3 थे। ठीक है, इनके अलावा एक अध्यक्ष हो गया और 3 बाकी थे। तो जब हम बात करते हैं इस यूपीएससी के पहले अध्यक्ष की, तो पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो नाम आता है सर रोस बार्कर। तो सर रोस बार्कर नाम के इसके पहले अध्यक्ष हुए थे, और ये रोस बार्कर यूनाइटेड किंगडम की गृह सिविल सेवा के सदस्य भी रहे। होम सिविल सर्विस ऑफ यूनाइटेड किंगडम उसके सदस्य रहे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन उनके उत्तराधिकारियों द्वारा मॉडल पर और परंपराओं के अनुसार सिविल सर्विस कमीशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था, उस भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने पर इस आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा, यानी इंग्लिश में कहें तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से इसे जाना जाने लगा था जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था। ठीक है, दिल्ली में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा
पहले इलाहाबाद में शुरू हुई और उसके बाद में दिल्ली में शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब हम भारतीय संविधान की बात कर रहे होते हैं तो हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद में संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो संघीय से हम संघ कहने लगे, संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पे संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन गए। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद हो गया होगा। इसमें कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है। जब आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पहले भारतीय सिविल सेवा अधिकारी कौन बने, तो आपको पता होना चाहिए, उसमें नाम आता है सत्येंद्र नाथ टैगोर का, जो कि 1863 में सिविल सेवा अधिकारी बने थे और जो कि एक संगीतकार भी थे, एक अच्छे लेखक भी थे और समाज सुधारक तो थे ही। ठीक है, इस यूपीएससी के अंडर में जैसे आपको पता है आईएएस बनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएफएस बनते हैं, भारतीय विदेश सेवा यानी कि जो फॉरेन सर्विस में काम करते हैं, आईपीएस बनते हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा कहलाई जाती है। इस प्रकार अन्य और भी केंद्रीय सेवाएं होती हैं, इन पदों पर भर्ती की जाती है यूपीएससी के द्वारा। तो ये थोड़ी सी यूपीएससी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, जिसके बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए। और वर्तमान में अब इस यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो नाम याद रख लेना, प्रीति सूदन, जिन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। इनसे पहले मनोज सोनी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्लियर हुआ है आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। IPEF इलेक्ट्स इंडिया एज वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल। IPEF ने भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना। इंडिया elected as vice chair of IPEF supply chain council enhancing regional cooperation for supply chain resilience। भारत को इस आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष क्यों चुना गया? इसका उद्देश्य ये है कि इससे आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए क्षेत्रीय सहयोग में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। SCC इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अपने शर्तों को अपनाया और इन्होंने कहा है कि जो प्रारंभिक कार्य हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा भी होनी चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन भी हुआ था सितंबर 2024 में। जैसे हम बात करें अभी आने वाले समय में वाशिंगटन में ये आयोजित होगा और उसी के तहत इसके आने वाली जो और भी बातें हो सकती हैं उसके तहत ये बातें कही जाएंगी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर इसमें भारतीय अहम भूमिका निभा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ महत्वपूर्ण ये हमारे लिए रहेगा। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। जब हम इसमें बात करें 14 सदस्य हैं इसमें टोटल, इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, तो 14 सदस्यीय IPEF ब्लॉक में 3 स्थापित जो निकाय हैं महत्वपूर्ण, उनमें से ये एक माना जाता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके उद्देश्य को लेकर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का निर्माण करते समय सदस्य देशों ने 4 स्तंभों पर भविष्य की वार्ता के लिए सामूहिक चर्चा की शुरुआत करी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ इन स्तंभों में से नहीं है वो बताना है, यानी कि इस IPEF के तहत जो नहीं आता है, जल्दी से उसके बारे में बताएंगे। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। क्या इसमें ऑप्शन रहेगा? अगर आपने लिखा हुआ इसमें डिफेंस कॉरपोरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये जो है ना ये इस स्तंभों में से नहीं है। बाकी जो हैं वो इनके उद्देश्यों में से आप मान के चलेंगे। स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और बुनियादी ढांचा का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। कर और भ्रष्टाचार विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग बेहतरीन है। और जैसे हम बात करें आपूर्ति श्रृंखला को किस प्रकार से बेहतरीन बनाया जाए, तो ये भी इनके एक उद्देश्यों में से है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, गलती आपकी इसमें बिल्कुल भी
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इनकी अगर हम बात करें इसमें टोटली, जैसे हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जोई बिडेन, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। बात है ये 2022 के आसपास की, 23 मई 2022 में ये अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें 14 ऐसे आप भाग मान सकते हैं अन्य देशों के, जो इसके संस्थापक देश माने जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये थोड़ा सा और भी आप इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है बस। अब जैसे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, आयुष्मान भारत फ्रॉड केस, ईडी सर्चेज 19 लोकेशंस इन हिमाचल, पंजाब एंड दिल्ली। आयुष्मान भारत धोखाधड़ी मामले को लेकर ईडी ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी ली है। अकॉर्डिंग टू ईडी, अबाउट 19 लोकेशंस इन शिमला, कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू इन द स्टेट अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर बीइंग सर्च सिंस जुलाई 30 मॉर्निंग। ईडी के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी ये धोखाधड़ी के मामले होते हैं ये किसके हिस्से में आते हैं, तो वो ईडी संभालती है। थोड़े ही दिन पहले आपको पता था, एक मैंने न्यूज़ कवर की थी जब हमने इस सीरीज को शुरू किया था, उसका नाम हमने क्या रखा था? सुप्रभात सीरीज। उस सुप्रभात सीरीज के अंतर्गत चलने वाली जो कक्षाएं थी, उनमें से जब मैंने आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया था, तो अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ने उनको कई बार सम्मन भेजा था और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुद्दा था वो मैंने आपको समझाया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुद्दे होते हैं वो किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो वो इसी ईडी के द्वारा देखे जाते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोल देते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, अब आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसमें किस प्रकार का ये जो मुद्दा है वो देखने को मिला है, क्या धोखाधड़ी है इसमें? इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो आयुष्मान भारत परियोजना है, जिसके तहत क्या मिलता है हमें? एक आईडी कार्ड बना होता है सभी का, जिसे हम प्रधानमंत्री योजना के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना के बारे में पहले आप जब क्वेश्चन बताएंगे फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसमें जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कि ये आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा ना 2018, तो आपने इसमें अच्छा जवाब दिया है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 2018 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? रांची। रांची कहाँ पर है? झारखंड की राजधानी है रांची। तो 2018 23 सितंबर को रांची में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं हम? PMJAY बोल देते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। एक नाम इसका और भी है, आयुष्मान भारत योजना। हालांकि जब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी, 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के दिन इसे शुरू किया गया था। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम योजना है। इसका मकसद समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ देना है। इस योजना के तहत नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ इसमें मिलता है, जिसमें इसके बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। अब इसमें जो ये धोखाधड़ी का क्या मामला है, तो एजेंसी के अनुसार ये बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय कई अस्पतालों में जांच कर रही है, क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि फर्जी आई कार्ड बनाए जा रहे हैं और इस योजना का उल्लंघन हो रहा है दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों पर। यानी कि अगर फर्जी कार्ड बनेंगे तो लोग फर्जी लाभ उठाएंगे। हर साल 5 लाख रुपए तक का जो इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, तो वो तो फर्जी बना बना के वो भी इसका लाभ उठाने लग जाएंगे। तो इसी वजह से ईडी ने क्या किया है, इस पर
थोड़ी सी कार्रवाई करने की शुरुआत की है। चलिए अब ये बता दीजिए कि ईडी जो है वो है क्या, ईडी की स्थापना कब हुई थी। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1 मई 1956 को प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई, तो आपने बखूबी इसका अच्छा जवाब दिया है। जब आपसे पूछा जाए कि ईडी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपने नई दिल्ली लिख देना है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको, बहुत बढ़िया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यह एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, यानी कि वित्त यानी कि पैसों से संबंधित ये मामले देखती है, किसने कितना फ्रॉड कर दिया है, इस प्रकार की जो सारी गतिविधियां हैं उन पर ये नजर रखती है। वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सा विभाग है, राजस्व विभाग है, उसी के अधीन कार्य करने वाली ये एक एजेंसी है। इस प्रवर्तन निदेशालय के मुखिया कौन होते हैं, प्रवर्तक निदेशक इसके प्रमुख होते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जो आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था, पहली लोकसभा का गठन हुआ। पहली लोकसभा का गठन, जाहिर सी बात है पहले आम चुनाव हुए होंगे, तो पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए, जिसके बाद में पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, और आने वाली 13 मई 1952 को इस पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। जब आपसे ये पूछा जाए कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो नाम किसका आता है, जीवी मावलंकर का नाम आता है, जो कि हमारे पहली लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लेकिन वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है, और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे ओम बिरला। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज कवर की हैं। अगर आपको पसंद आई है कक्षा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, आपको इस कक्षा की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, EduRohi24 आपको सर्च करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च कर लीजिए, आपको अपने इस YouTube चैनल की प्रोफाइल वहां पर दिख जाएगी, और जितने भी क्वेश्चंस जो शॉर्ट्स रूप में बनाए जाते हैं वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फेसबुक की बात करें, चाहे हिप्पी की बात करें, मोज, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।